हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो आज के हफ्ते में, मतलब इस बीते हफ्ते में 16 जुलाई से 22 जुलाई के जो दिन थे, इन दिनों में फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो जो करंट अफेयर्स आए हैं, जो जो दुर्घटनाएं या घटनाएं घटी है, उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बता दें। ये परचम क्लासेस का नया इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। इसमें 6 महीने का, जनवरी 2023 से और जून 2023 तक की, यानी 6 मंथ्स की सारी जो हेडलाइंस हैं, ये जो आप देख रहे हो, इंडेक्स, बुक्स ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ऑबिचुरी, स्टेट न्यूज, साइंस टेक, नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी थीम आपको यहाँ दिख रही है, इन सभी थीम से रिलेटेड जो हेडलाइंस हैं वो आपको एक ही जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। परचम क्लासेस पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इनरोल करके। ठीक है, कुछ बैचेस चल रहे हैं, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, एसएससी इकोनॉमी का, एसएससी पॉलिटी का, और ना केवल यही, हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स चाहिए तो वो भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। सभी बैचेस परचम क्लासेस के समझाने में बायलिंगुअल होंगे, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, नोट्स अप टू डेट मिलेंगे, बिल्कुल अपडेटेड सारी चीजें मिलती हैं, और सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है ताकि सिलेबस कंप्लीशन की कोई भी दिक्कत आप लोगों की तरफ से या हमारी तरफ से ना हो। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे कोर्स के बारे में थी। अब हम न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक था 87 और 2023 में इंडिया का रैंक है 80, यानी 7 प्लेसेस हम लोगों ने बेटर परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या हुआ? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सा देश कितना विश्वसनीय है, मतलब कि किस देश के लोगों को बिना किसी वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के, वीजा ऑन अराइवल क्या होता है? वहां पे पहुंचने के बाद वीजा लेना। बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के आपको कितने डेस्टिनेशन या कितने घूमने के स्थानों पे आप लोगों को विदाउट वीजा मूव करने दिया जाएगा। तो पहले इंडिया का रैंक 87 था, अब इंडिया और ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, 80 रैंक आ गया है, और हम लोग 57 देश यानी 57 कंट्रीज की अलग अलग डेस्टिनेशन प्लेसेस पे विदाउट वीजा घूम सकते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये क्या बताता है कि ये वर्ल्ड्स के पासपोर्ट्स को देखता है, जो आप ट्रैवल डेस्टिनेशन विदाउट द नीड ऑफ प्रायर वीजा, आपको पहले वीजा की जरूरत नहीं है ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए, तो ये पासपोर्ट ये बताता है। अगर इस इंडेक्स के अंदर 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स हैं, ठीक है, 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स हैं जो 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं, यानी 199 नेशंस में 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। इन 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स के अंदर इंडिया जो है 57 नेशंस के अंदर अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे मूव कर सकता है। ठीक है, और इंडिया की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 2023 में हम 80 रैंक पे हैं, 22 में 87 थे, फिर कुछ बेटर थे, कुछ इस तरीके से उतार चढ़ाव भारत के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, टॉप पोजीशन पे कौन है? सिंगापुर है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है ये, 192 ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे, 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन, इट्स नॉट कंट्री, 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन पे विदाउट वीजा इनके लोग जो है वो मूव कर सकते हैं। 227 में से 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन पे विदाउट वीजा ये मूव कर सकते हैं। जापान लगातार 5 सालों से टॉप पे था, लेकिन अब सिंगापुर है। ठीक है, तो जापान कहाँ चला गया? जापान 3rd प्लेस पे आ गया है। पहले 5 साल से, लगातार 5 सालों से फर्स्ट पे था, वो 3rd प्लेस पे आ गया है। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन के साथ अब ये 3rd स्पोर्ट जो है वो शेयर कर रहा है। 2nd पोजीशन पे जर्मनी, इटली, स्पेन के जो देश हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो 2nd पोजीशन इस इंडेक्स के अंदर लिए हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स काफी डिक्लाइन होके 8वें स्थान पे आ गया है, 8th रैंक पे आ गया है। अब वो तो था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये है हेनली ओपननेस इंडेक्स। इस ओपननेस इंडेक्स के अंदर नेशंस बताए जाते हैं कि आप कितने नेशंस में मूव कर सकते हो। पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर डेस्टिनेशन प्लेसेस बताए जा रहे थे, ट्रैवल डेस्टिनेशन प्लेसेस बताए जा रहे थे। यहाँ पे देश बताए जाते हैं कि आप कितने देश के अंदर, कितनी कंट्रीज के अंदर मूव कर सकते हो विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का जो रैंक है इसमें बहुत खराब है, 94 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 97 कंट्रीज। 94 बहुत बैड है भारत का, और भारत केवल 4 कंट्रीज के अंदर ही विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकता है। ठीक है,
द टॉप 20 मोस्ट ओपन कंट्रीज जो है वो स्मॉल आइलैंड नेशंस है, अफ्रीकन स्टेट्स हैं, लेकिन कंबोडिया उन मोस्ट ओपन नेशंस में नहीं आता। 12 कंट्री ऐसी है जो 198 पासपोर्ट, मतलब कि सभी के सभी वर्ल्ड के अंदर जितने भी पासपोर्ट्स हैं 198 पासपोर्ट्स, उन सभी के अंदर वो मूव कर सकते हैं विदाउट वीजा। 12 देश ऐसे हैं, ठीक है, 12 देश ऐसे हैं। जैसे जैसे कौन कौन है ये? बुरुंडी, कोमोरो आइलैंड, जिबौती, बिसाऊ, मालदीव्स, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, रवांडा, सामोआ, सेशेल, तिमोर और तुवालू। ये देश ऐसे हैं जो विदाउट वीजा कहीं पर भी किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। लीस्ट ओपन कंट्री जिनका हालत बहुत ज्यादा खराब है, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पपुआ न्यू गिनिया, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये बॉटम में है, बिल्कुल नीचे। मतलब इनके लोगों को एक भी देश ऐसा नहीं है जो विदाउट वीजा ट्रेवल करने देगा। तो ये सारी न्यूज थी ओपननेस इंडेक्स के बारे में और पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। अगली न्यूज है, भारत ने नॉन बासमती व्हाइट राइस को, नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया है। ऐसा क्यों? एक तो याद रखेंगे सिर्फ नॉन बासमती राइस की बात हो रही है, बासमती राइस का एक्सपोर्ट धड़ल्ले से अब भी चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नॉन बासमती जो राइस है उसके रेट्स, उसके प्राइसेस 33% से इंक्रीज हो गए हैं। यानी इंडिया के अंदर सप्लाई कम रह जाती है और डिमांड ज्यादा है। तो उस डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए भारत ने डिसीजन लिया है कि हम इसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बस जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं अतीत में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को यानी ऑनगोइंग शिपमेंट्स को जारी रखेंगे अभी। बाकी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इसको एक्सपोर्ट करने में शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो राइस है बहुत ज्यादा हो गया, 35% एक्सपोर्ट पहले की तुलना में बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो 11.5%, मैंने 33 बोल दिया, 11.5% इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वजह है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसकी वजह से राइस की खेती पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इसको बैन कर दिया है, सिर्फ नॉन बासमती व्हाइट राइस को, ठीक है। बाकी सारे व्हाइट राइस जैसे कर रहे थे काम वैसे करते रहेंगे। उसके बाद है बिम्स्टेक। भारत के फॉरेन मिनिस्टर की पहली बार बिम्स्टेक के अंदर एक मीटिंग हुई है, पहली बार बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है। किन किन चीजों पे उन्होंने बात की? फूड, हेल्थ और एनर्जी सिक्योरिटी, ये तीन कोर एरियाज थे डिस्कशन के। कहाँ पे हुई है ये याद रखोगे, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ये हुई है। बिम्स्टेक का पूरा नाम 7 नेशंस इसके अंदर आते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसा नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर फैला हुआ है। 7 मेंबर स्टेट है, 5 साउथ एशिया के इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है याद रखोगे, एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार और थाईलैंड। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के ये 7 देश बिम्स्टेक का निर्माण करते हैं। किस समय इसको शुरुआत की गई थी? 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर हमने कहा था हम एक बिम्स्टेक बनाएंगे और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है, ढाका बांग्लादेश के अंदर है। किन किन चीजों पे काम करता है? शुरुआत में केवल 6 सेक्टर्स पे काम करता था, लेकिन 2008 के बाद इसने अपने जो कॉर्पोरेशन के एरियाज है वो इंक्रीज कर दिए हैं। शुरुआत में केवल 6 थे 1997 में, 2008 के बाद एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन इंक्रीज कर दिए हैं। 2021 में बहुत सारे जो मेंबर स्टेट्स है इसके, वो बहुत सर्टेन सेक्टर्स के अंदर अपने आप की मतलब कि बहुत ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। इनका फोकस सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, क्राइम को कंट्रोल करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, इन पे भी इनका फोकस रहता है, ठीक है। इसका बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस क्या है? ये 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का 22% जनसंख्या इन 7 देशों में रहता है, और लगभग जो जीडीपी है वो सभी की, इन 7 नेशंस की मिला दे तो USD 2.7 ट्रिलियन यानी 2.7 ट्रिलियन US डॉलर जितना इनका जीडीपी है। ये 7 कंट्रीज जो है इनका ग्रोथ 2012 से 16 के बीच में देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। 3.4% से 7.5% के बीच में 7 देश वेरी कर रहे हैं ग्रो करने में, ठीक है। और हर साल पूरी दुनिया का जो 4th हिस्सा है, या मैं कहूँ 4थे स्थान पे, पूरी दुनिया के ट्रेड का 4थे स्थान पे रैंक इनका आता है, ठीक है। ये 7 नेशन मिलके हर साल 4th रैंक ले आते हैं अपना ट्रेड करने के लिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन,
इसने यूपीआई के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है पहले ये समझो। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूएन की सेकेंड एजेंसी थी ये। इसका काम क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना या इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज को प्रमोट करना, पोस्टल सर्विसेज की फैसिलिटीज देना। यानी एक देश के लोग दूसरे देश में कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मदद करता है। तो अब इसने क्या कर दिया है? यूपीआई के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है ताकि जो रेमिटेंसेज आते हैं, रेमिटेंस क्या होता है? मान लीजिए इंडिया का कोई व्यक्ति फॉरेन में काम कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली को जो अपनी आय का एक हिस्सा, अपनी इनकम का एक हिस्सा भेजता है अपने देश में, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो पहले यूपीयू करता था ये काम, लेकिन थोड़ा समय लग जाता था और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता था। लेकिन अब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ मिलने पे बिल्कुल सिक्योर और कन्वीनियंस माध्यम से, बिल्कुल सिक्योर, सेफ, फास्ट और कन्वीनियंट माध्यम से यहाँ का पैसा उधर या यहाँ का सामान उधर बाय पोस्ट जो जाता था वो और ज्यादा सिक्योर और फास्ट हो जाएगा। ये पूरी न्यूज थी। इससे क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर या क्रॉस बॉर्डर हार्मनी प्रमोट होगी। एरियाज ऑफ बेनिफिट क्या है? सिक्योर, कन्वीनियंट और रियल टाइम पेमेंट एक्सपीरियंस क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज में एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। इससे और क्या होगा? ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सटेंसिव रीच बढ़ेगी, इंफ्रा इंप्रूव हो सकता है। यूपीआई इनेबल्ड रेमिटेंसेज जो है वो अपना रीच एक्सपेंड करेंगे और यूपीआई जितना ज्यादा फैलेगा अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो डिजिटल या हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर की मदद से या जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा मजबूत होंगे। यूपीयू की बात करें, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीयू को 1874 में स्टैब्लिश किया गया था थ्रू ट्रीटी ऑफ बर्न और इसका हेडक्वार्टर भी बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। ये क्या क्या काम करते हैं? इनके अंदर 4 सब बॉडीज आती हैं: कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल एंड द इंटरनेशनल ब्यूरो। ये 4 मिलके एक यूपीयू बनाते हैं। इट ऑल्सो ओवरसीज, और क्या काम करते हैं? ये टेलीमेटिक्स में करते हैं, मेल सर्विसेज कोऑपरेटिव्स चलाते हैं। तो ये सारा काम इसका होता है। इसके अंदर सभी वो नेशन मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ठीक है। यानी 192 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर है और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1876 में, 1876 में, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे कोई देश जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो तो इसका मेंबर बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा कोई देश जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, वो इसका मेंबर बनना चाहता है, तो उसको यूएन के मेंबर्स के कम से कम 2/3 मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। कम से कम 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद वो यहाँ पे मेंबर बन सकता है। रोल फंक्शंस क्या है ये हमने देख ही लिया। ये मेंबर नेशंस के बीच में पोस्टल पॉलिसीज बनाता है ग्लोबल पोस्टल सिस्टम के लिए। ये इंटरनेशनल मेल एक्सचेंजेस करने के लिए रूल्स को सेट करता है। पार्सल, फाइनेंशियल सर्विस वॉल्यूम, इनके लिए रिकमेंडेशंस करता है और इक्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर कस्टमर्स को इनहेंस करने पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज थी यूपीयू के बारे में। इसके बाद इंडिया और यूएई ने लोकल करेंसी में काम करने का वादा किया है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इंडिया और यूएई के बीच में लोकल करेंसी में होगा। मतलब इंडिया और उनकी जो करेंसी है जिसका नाम अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, यही पे ही है, दिरहम है, दिरहम आए, हाँ, यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है। रूपी और दिरहम के अंदर इनका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आबू धाबी के अंदर साइन किया है कि हम आपस में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। हमारे शक्तिकांत दास और उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जिनका नाम है खालिद मोहम्मद बालामा, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। दोनों जब एग्रीमेंट कर रहे थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रेसिडेंट मिस्टर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये दोनों वहां पे प्रेजेंट थे जिस समय ये एमओयू साइन हुआ है। एम क्या है? ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अच्छी हों, पेमेंट्स सुचारू रूप से चलती रहे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े दोनों देशों के बीच में। इसके अंदर हमने क्या किया है? इंडियन रूपी और यूएई के दिरहम में हमने कहा हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। इससे एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को कोई दिक्कत एक्सचेंज रेट्स में नहीं होगी। दूसरा हमने क्या किया है इसके अंदर, सेकंड एमओयू जो साइन हुआ है वो पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को लेके हुआ है। पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम क्या है?
भारत का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जिसको हम यूपीआई कह रहे हैं, फास्ट पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई, उनके यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ, जिसका नाम है यूएई स्विच, हमारा रुपे स्विच और उनका यूएई स्विच, या हमारा यूपीआई और उनका आईपीपी, दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे। यानी हमारे यहाँ पे जैसे पेमेंट इंटरफेस है, उनके वहां भी पेमेंट इंटरफेस है। अब ये दोनों आपस में मिलके कोलैबोरेशन करके काम करेंगे। ठीक है। जो फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, इंडिया के जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के, कि किसी ने किसी को पैसा दिया तो एक मैसेज जाता है आरबीआई के पास कि इस बैंक ने इस बैंक को इतना पैसा दिया, वो फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के अंदर भी दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे। फंड ट्रांसफर कितना हो रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसकी भी लेखा जोखा इनके पास रहेगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एचडीएफसी वो पहला बैंक बन गया है जिसने डिजिटल रुपये को यूपीआई क्यूआर कोड के साथ लिंक कर दिया है। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी थी क्या? ये मैंने आपको पिछले सेशन में पिछले हफ्ते में बताया था, तो फिर से यहाँ पे नहीं बता रही। अभी तक क्या था कि जो यूपीआई क्यूआर कोड सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही लेके आया है। पहले इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या हो सकती थी कि ये स्कैनर है तो यही वाला हमको ऐप यूज करना पड़ेगा। अब क्या है, यूपीआई एक क्यूआर कोड बना दिया है, अब इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या नहीं होगी। मर्चेंट को एक ही स्कैनर रखना होगा, वहां पे एक ही क्यूआर कोड रखना पड़ेगा, मल्टीपल नहीं रखने पड़ेंगे। और दूसरा, जो ग्राहक लोग हैं उनको भी क्या करना होगा, वो जो कस्टमर्स लोग हैं उनको भी बस वो एक ही स्कैन करना पड़ेगा एक मर्चेंट के साथ। अलग मर्चेंट पे जा रहे हो तो अलग स्कैन आपको करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस ही चीज है, उसका क्यूआर कोड वहां पे पाएगा। अब एक दुकानदार के पास जो एक क्यूआर कोड होगा, मर्चेंट को बस एक ही स्कैनर रखना है और कस्टमर को बस एक उसी स्कैनर के साथ ही सारी डीलिंग करनी है। तो ये दोनों को फायदा हो जाएगा और एचडीएफसी ने ये काम सबसे पहले शुरू किया है। एचडीएफसी एट प्रेजेंट जो है अलग अलग सिटीज के अंदर डिजिटल रुपए की पेमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज हैं। ठीक है, इससे इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। अभी तक एचडीएफसी ने 1,70,000 मर्चेंट्स को साइन कर ली है डील कि हम आपको ये फैसिलिटेट कराएंगे और 1,00,000 कस्टमर्स को ये सुविधा फैसिलिटेट करने का वादा कर दिया है। कंज्यूमर का क्या बेनिफिट है कि आपको यूपीआई क्यूआर कोड मिल जाएगा आपके वॉलेट के लिए। नो नीड टू स्कैन डिफरेंट क्यूआर कोड एट द सेम मर्चेंट। एक ही मर्चेंट के पास अलग अलग क्यूआर कोड स्कैन नहीं करने पड़ेंगे। मर्चेंट के लिए क्या फायदा है, उसको भी एक ही क्यूआर कोड डिस्प्ले करना पड़ेगा, अलग अलग एग्जिस्टिंग क्यूआर कोड को चेंज करने की नीड नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है कि गूगल पे इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई लाइट टू इनहेंस स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन। गूगल पे ने यूपीआई लाइट इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आपका फेसबुक लाइट होता है ना, फेसबुक लाइट में आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही खोलते हो आपकी आईडी ऑटोमेटिक खुल जाती है। यहाँ भी इसी तरीके से यूपीआई लाइट चालू कर दिया है। इसके अंदर क्या होगा, आपको बार बार पिन नहीं डालना पड़ेगा, आप अपनी ट्रांजैक्शन विदाउट गिविंग एनी पिन आप कर सकते हो। आप कहोगे मैडम इसमें तो फ्रॉड हो जाएगा, हमारा फोन लेके कोई भी कर लेगा। यस, ये रिस्क है, लेकिन इसके अंदर लिमिट बना दी है कि एक बार में 200 रुपए ही आप पे कर सकते हो। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए, बहुत स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए इसको गूगल पे ने शुरू किया है। गूगल पे भारत का सेकंड लार्जेस्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। फर्स्ट कौन है फिर? फर्स्ट है फोन पे। फर्स्ट है फोन पे, इंडिया का लार्जेस्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फोन पे है, सेकंड नंबर पे गूगल पे है। गूगल लाइट यानी यूपीआई लाइट जो है इसने शुरू कर दिया है। ग्रोसरी, स्नैक्स, कैब राइडर, ये जो छोटी छोटी आप करते हैं ना, कुरकुरे खरीद लिया, चिप्स खरीद लिया, चॉकलेट खरीद लिया, उसके लिए यूपीआई लाइट आया है। इसको एनपीसीआई ने डिजाइन किया है और आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, यूपीआई लाइट को 2022 में ही लॉन्च कर दिया था। अब ये काम में आ रहा है। अप टू 200 रुपए यूजर्स कैन सेंड अप टू 200 मनी इन अ सिंगल टैप। एक बार टैप करने पे आप 200 रुपए ही भेज सकते हो। सिंपल और फास्ट मेथड है। इसमें क्या है, यूजर 2000 रुपए अपने वॉलेट में लोड कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है 2000 रुपए की पेमेंट, 2000 रुपए आप अपने वॉलेट में डाल सकते हो एक बार में। ठीक है, ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हो, यानी मैक्सिमम 4000 रुपए आपके वॉलेट में होंगे। यानी कि अगर आपका मोबाइल लेके कोई और मिसयूज भी करना जा रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 रुपए का लॉस आपको होगा। ठीक है, अगर हम बुरे से बुरा समझे तो मैक्सिमम 4000 रुपए, क्योंकि 2000 रुपए आपने लोड कर रखे हैं। एक बार के टैप से 200 रुपए गए, एक बार के टैप से 200 रुपए गए, ऐसे कर करके वो 10 बार टैप कर दे तो 2000 रुपए गए।
फिर से 2,000 रुपये लोड करो तो 10 बार टैप कर करके 200 की पेमेंट हो सकती है। यानी मैक्सिमम 4,000 रुपये आपके खतरे पे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। पर यूपीआई लाइट आपको फास्ट और सिंपल, सिक्योर नहीं कह सकती, फास्ट और सिंपल वे देगा आपकी पेमेंट्स करने का। ठीक है, 15 बैंक यूपीआई लाइट को अभी तक सिक्योर कर रहे हैं। इसके बाद अगली न्यूज है, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो नॉन्ग हाई बैंक है उसको सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डालेंगे। देखो, आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर अलग अलग शेड्यूल्स बने हुए हैं। जो सेकंड शेड्यूल है वो क्या बताता है कि ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक अगर कोई बन जाता है, अगर आपसे पूछे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? कोई भी वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इस बैंक के होने से क्या हो जाएगा, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, यानी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लगा रही है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट कर रही है पैसे से संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, वो सारी की सारी सर्विसेज आपके बैंक के माध्यम से कस्टमर को मिलेगी। यानी सरकार का खासा ध्यान आपके साथ हो जाएगा। या और फिर सरकार जब भी कोई फायदे नुकसान कुछ करेगी तो आप लोगों के बैंकों पे खास ध्यान बैंक सरकार का होता है। तो ये आपको फैसिलिटीज भी ज्यादा मिल जाती है लोन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेकेंड शेड्यूल के अंदर आने से होगा। तो अब इतनी सी न्यूज है भाई, जो ये नॉन्ग हाई बैंक है इसको भी अब सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में ले आए हैं। ठीक है, ये बैंक 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन था। इसका जो कमर्शियल बैंक है वो सियोल साउथ कोरिया के अंदर है, और हांगकांग बैंकिंग ने भी इसको लाइसेंस जो है वो दे रखा है 29 अप्रैल 2021 में। पीएनबी ने प्रोजेक्ट पीएनबी पलाश इसको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए शुरू कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। ये क्लाइमेट को कंजर्व करने का एक इनिशिएटिव है। 8 महीने का लॉन्ग कैंपेन होगा। इसके अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलेंगे। जितने भी बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा अवेयरनेस फैलाने के लिए, और हर व्यक्ति को 2-2 सैपलिंग्स जो है वो बोने पड़ेंगे जमीन के अंदर। ठीक है, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट आप लोग क्रिएट कर सके। क्या मैसेजेस आपको देने होंगे कि हमको पेपर रिडक्शन करना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, रिसोर्स को कंजर्व कैसे करना है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करनी है। तो इस तरीके का जो कैंपेन है ये चीजें आपके एम्प्लॉयज को सिखाई जाएगी, और फिर वो एम्प्लॉयज आगे जाके उसको आगे जाके फैलाएंगे। ठीक है, यानी प्रोपगेट करेंगे अपनी ज्ञान को। एचडीएफसी बैंक, नेक्स्ट न्यूज है, एचडीएफसी बैंक ने $100 बिलियन मार्केट कैप लिस्ट में अपनी जगह बना ली है और वर्ल्ड का 7वां लार्जेस्ट ग्लोबल लेंडर बन गया है। तो एचडीएफसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया ये। प्राइवेट लेंडर जो एचडीएफसी बैंक है उसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप कह सकते हो इसकी जो कैपिटल है वो बढ़ के $100 बिलियन की हो गई है, और पूरे भारत पूरी दुनिया के अंदर ये 7th लार्जेस्ट बैंक बन गया है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप $151 बिलियन तक रीच कर गई है। मॉर्गन स्टैनले और बैंक ऑफ चाइना को भी इसने पार कर दिया है। ठीक है, हाइलाइट्स क्या है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो लीग टेबल है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल बैंक की, टॉपर कौन है? यूएस के 2 बैंक हैं, जेबी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका, जिनका मार्केट कैप इतना है, आप देख पा रहे हो। चाइना का जो बैंक है, ठीक है, और एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, ये 3rd और 4th प्लेस पे है। एट प्रेजेंट वेल्स फार्गो एचएसबीसी आर स्लाइटली अहेड ऑफ एचडीएफसी बैंक, थोड़े से आगे है एचएसबीसी बैंक जो है, और वेल्स फार्गो बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक से। ठीक है, मर्जर के बाद जो एज द मर्ज्ड एंटिटी एचडीएफसी बैंक हैज मोर एम कैप मसल्स। ये क्या कह रहा है? कह रहा है भारत एचडीएफसी के अंदर जब बहुत सारी और चीजें हमने छोटी छोटी मर्ज कर दी तो उसके बाद ही गोल्डमैन सैश और मॉर्गन स्टैनली से आगे आ गया है। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, एचडीएफसी बैंक में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के 53% स्टेक्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एचडीएफसी में 2.67% स्टेक्स लगाती है, और इन्वेस्को मार्केट फंड 1.21% स्टेक्स लगाती है। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया में फोर्थ स्पॉट पे है, इंडिया में बात हो रही है। ठीक है, और पूरी दुनिया में 19वें नंबर पे है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो एचडीएफसी है वो 7th नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया में 4th नंबर पे है और पूरी दुनिया में 19वें नंबर पे है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखो।
और टॉप पे कौन है? टॉप पे यूएस के 2 बैंक हैं। थर्ड और फोर्थ पे कौन है? थर्ड और फोर्थ पे चाइना के 2 बैंक हैं और हम 7th नंबर पे हैं। अगला है पब्लिक सेक्टर बैंक को ऐसा कहा है जो भी तुम्हारे रिटर्न ऑफ लोन्स हैं उसकी 40% रिकवरी अपने को टारगेट करनी है। राइट ऑफ मैंने आपको पहले भी समझाया था। राइट ऑफ क्या होता है? वो लोन जो एनपीए हो चुका है, जो वापस आ ही नहीं रहा है, ठीक है, आप क्या करते हो? उसको अपनी बैलेंस शीट में से हटा के दूसरी जगह लिख देते हो ताकि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर दिखती रहे। आपकी बैलेंस शीट क्लियर दिखती रहे, आप उसको यहाँ से हटा के वहां लिख देते हो। तो अब क्या होगा कि जो आपकी बैलेंस शीट है वो क्लियर दिखेगी। अब ये कहा है जो आपने दूसरी तरफ लिख दिया था, यानी जो लोन आपने राइट ऑफ कर दिए थे, अब उसके 40%, भाई 100 रुपए राइट ऑफ किया तो कम से कम 40 तो वसूल करो दूसरे से। 40% आपको रिकवरी करनी है अलग अलग माध्यम से, चाहे सरफेसी का यूज करो, चाहे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का यूज करो, चाहे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का यूज करो। तो ये पूरी न्यूज है, ये मैंने आपको बता दी है शॉर्ट में, ठीक है, ये पूरी न्यूज है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी और आपको क्वेश्चन ये बताना है, क्वेश्चन यूएई के प्रेसिडेंट का नाम, यूएई के प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। हमने डील साइन की है ना, तो हमारे नरेंद्र मोदी और उनके प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे वहां पे, तो उनके प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।